नमस्कार दोस्तों, अपक वायरल स्टोरी ऑफिशियल में स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज फिर से ट्रक ड्राइवर की रोमांचक और खौफनाक डरावनी कहानी में आपका बहुत स्वागत है। आज के इस कहानी में आप जो सुनने वाले हैं, इस कहानी के हर एक मोड़ पे खौफ और सस्पेंस से भरी हुई है। ये कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिए। और कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका नेशे और का नाम क्या है और आप कहां से कहानी को देख रहे हैं। अगले वीडियो में आपका नाम बताऊंगा। किस किस ने कमेंट किया है और कहां से किया है, तो चलिए बिना किसी देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। ये बात तब की है जब मैं ट्रक चलाया करता था। 2020 की बात है। एक बार मैं पटना से हिमाचल आ रहा था। रात का वक्त था। आसमान काले काले बादलों से घिरा हुआ था। दूर कभी कभी बिजली भी कड़क रही थी। सड़क भी ज्यादा खास नहीं थी, कुछ कच्ची कुछ पक्की सड़क थी, जिस वजह से मुझे अपना ट्रक धीमे धीमे में चलाना पड़ रहा था। पता नहीं कैसे ट्रक की एक हेडलाइट पे अपने आप चलते चलते बंद हो गई और दूसरी हेडलाइट कभी कभी जलती तो कभी अपने आप तभी अपने बुझ जाती। मेरा ट्रक हाईवे में था और हाईवे के दोनों तरफ या तो खेत थे या फिर जंगल था। आसमान में बादल और बारिश, ऊपर से हेडलाइट भी काम नहीं कर रही थी और चारों तरफ नॉर्मल से ज्यादा ही अंधेरा था। तो मैंने ट्रक को सड़क के किनारे ही रोक दिया। सड़क में दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी जिसके में दूसरी साइकिल मैं चल देता, इसीलिए मैंने ट्रक रोका और हम किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे ताकि उसके पीछे पीछे मैं अपना ट्रक लेकर जा सकूं। मेरा क्लीनर सो चुका था और मैंने भी एक बीड़ी जलाई और बैठे बैठे बीड़ी सुलगाने लगा। अभी बारिश रुकी हुई थी, पर दूर कहीं पर तो बड़ी तेज बारिश हो रही थी, क्योंकि वहां कड़क थी। बिजली मुझे दिखाई दे रही थी। मैं कभी कभी बैक क्यू मिरर में पीछे भी देख रहा था कि कहीं पीछे से कोई दूसरा ट्रक या बस तो नहीं आ रही, मगर हमें वहां पर खड़े खड़े काफी देर हो चुकी थी, पर तब तक कोई दूसरी गाड़ी उस सड़क से नहीं गुजरा से। तभी मुझे दूर सामने से दो लोग पैदल आते दिखाई दिए। ये रात के करीब 8 बजे की बात होगी। सामने से आती एक बस की रोशनी में मैंने उन्हें आते देखा। बस हमारे सामने से हमारी तरफ आई और हमारे बगल से गुजरकर पीछे निकल गई, और वह दो लोग भी कुछ ही देर में हमारे ट्रक के करीब आ पहुंचे थे। मैंने अपने ट्रक के इंडिकेटर ऑन करके रखे हुए थे। उन्हीं की जलती बुझती रोशनी में मैंने उन दोनों को देखा। वह एक औरत और एक लड़की थी। जब वह ट्रक के बिल्कुल ही पास पहुंच गए तब मैंने उन्हें अच्छे से देखा। उसमें एक बूढ़ी औरत थी, करीब 80-90 साल की, और दूसरी एक जवान सावली सी लड़की थी, यही कोई 16-17 साल की। उन दोनों ने घाघरे पहने हुए थे, सिर पर पल्लू डाला हुआ था। वह दोनों मेरे ट्रक के बगल में आए और दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए और दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए और दरवाजे को पीटने लगे। हे भैया, कुछ खाने को दे दे, तेरा भला हो, कुछ दे दे भैया, हम भूखे हैं, कुछ खाने को दे दे। ट्रक में उस वक्त खाने को कुछ नहीं था, तो मैं उन्हें 1 रुपया देने लगा। तब वो बूढ़ी औरत बोली, पैसा नहीं चाहिए भैया, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, कुछ खाने को दे जाए, तन्मा खाने को कुछ नहीं है। मैंने कहा। इस बीच मेरी नजर उस लड़की पर गई। मैंने देखा वह अजीब ढंग से खड़ी थी। उसकी दोनों आंखें एकदम सफेद थी, चेहरा सांवला था और चोट खरोचों के निशान से भरा हुआ था। उस बुढ़िया का चेहरा भी झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर उस बुढ़िया का पेट बहुत बाहर को निकला हुआ था, जिसे उसने अपने पल्लू से छुपाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बुढ़िया गर्भवती हो। तभी बाहर धीमे धीमे बारिश की बूंदें बरसने लगी। तब वह बुढ़िया बोली, मुझ पर नहीं तो इस अंधी लड़की पर दया कर हम दोनों को ट्रक में बिठा ले भैया, हम दोनों भीग जाएंगे। मुझे उन दोनों को देखकर कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने दरवाजा नहीं खोला और उन दोनों को वहां से जाने को बोल दिया। कुछ देर तक उसी तरह मिन्नतें करने के बाद वो बुढ़िया किसी दूसरी ही भाषा में मुझे गालियां देकर वहां से चली गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाथों के इशारों से पता चल रहा था कि वह मुझे गालियां और बद्दुआ दे रही है। बारिश तेज होने लगी और अब तो बिजली भी कड़कने लगी। मिरर में उन दोनों को दूर जाता देख रहा था। वह सड़क में काफी दूर पहुंच चुके थे। तभी मुझे दूर मेरे पीछे से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकती दिखाई दी। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाल के पीछे देखा। वो ट्रक या बस थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस बस या ट्रक के पास आने का इंतजार करने लगा ताकि मैं अपना ट्रक लेकर उसके पीछे पीछे चल सकूं। काफी देर हो गई, मगर वह ट्रक या बस वो जो भी था अभी तक हमारे जो भी है
बहन पहुंचा था, जबकि उसे अभी तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। मैंने बैक क्यू मिरर में देखा, पीछे दूर 2 हेडलाइट्स चमकती दिखाई दे रही थी। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाल के पीछे देखा। क्नॉइसवा अभी भी उतनी ही दूर थी जितनी कुछ देर पहले दिखाई दे रही थी। इसका मतलब था कि वह गाड़ी वहां रुकी हुई है। मैं वापस अपनी सीट में बैठा और बीड़ी सुलगाकर उसके कश मारने लगा और इंतजार करने लगा उस गाड़ी के करीब आने का मेरी नजर। बैक क्यों मिरर में उसी गाड़ी के ऊपर थी कि तभी मेरे ट्रक के दूसरी तरफ वाले दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। कोई बड़ी ही बेसब्री से ट्रक के दरवाजे को बड़बड़ा रहा था। आवाज सुनकर मेरा क्लीनर भी जाग गया और उसने खिड़की से बाहर सिर निकाल के देखा। बाहर से एक आदमी ने घबराते हुए कहा, बाएं भाभी जगह बोलो, दरवाजा खोलो। मेरे क्लीनर ने मेरी तरफ देखा और बोला, उस्ताद ये तो 5050 से ट्रक का क्लीनर महेश है। मैंने अपने क्लीनर से दरवाजा खोलकर उस आदमी को अंदर बिठाने को कहा। दरवाजा खोलते ही वह आदमी डाही, दरवाजा ये है। दरवाजा खोलते ही वह आदमी डरा सहमा सा ट्रक में चढ़ा। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। हमने उससे पूछा कि बात क्या है। वह डरा हुआ तो वो कांपती हुई आवाज में बोला, वहां पीछे मेरे उस्ताद को उन्होंने मार डाला है। मेरे क्लीनर ने उससे पूछा, 50 से 50 नंबर ट्रक का ड्राइवर तो पवन था ना? वहां आदमी बोला, हाँ, पवन दादा को उन दोनों ने मार डाला है। मैंने कहा, अरे किसने मार दिया और कैसे? चल कर देखते हैं। वो आदमी बोला, नहीं उस्ताद, वहां जाकर कोई फायदा नहीं। पवन दादा मर चुका है। वो उस बुढ़िया ने ट्रक रुकवाकर पवन दादा से कुछ खाने को मांगा। बोल रही थी, बहुत भूख है। खाने को तो कुछ था नहीं। तो वो बुढ़िया बोली कि अंदर बिठा ले, बाहर बहुत ठंड है। मैंने मना किया था उसे ट्रक का दरवाजा खोलने के लिए, मगर पवन दादा ने दरवाजा नहीं करवाए। उन दोनों को अंदर बिठा लिया। जब वो दोनों अंदर बैठी तो मैं 2 मिनट के लिए हांदिरा बन 2 मिनट के लिए बाहर पेड़ के पास हल्का होने चला गया। तभी ट्रक के अंदर से पवन दादा की चीखने की आवाज आने लगी। मैं दौड़कर ट्रक में चढ़ा तो जो देखा वह देखकर मेरी सांसें मेरी हलक में ही अटक गई। मैंने देखा वह बुढ़िया पवन दादा की गर्दन में दांत कढ़ाए हुए उनका खून चूस रही थी और वो लड़की पवन दादा के सीने में अपना हाथ किसरी में बंद कर मुंह से उनका दिल बाहर निकाल रही थी। पवन दादा मेरी आंखों के सामने छटपटा रहे थे। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की। तब उन दोनों ने अजीब तरह से किसी जानवर की तरह गुर्राते हुए मेरी तरफ देखा। तब मैंने उनका भयानक चेहरा देखा। उन दोनों की आंखें, उनका पूरा चेहरा पवन दादा के खून से भीगा हुआ था और उन दोनों का बड़ा सा मुंह खुला हुआ था और जिसमें उनका बेनुकीले दांत किसी आरे के समान दिखाई दे रहे थे। मैं थे डर कर वहां से भाग आया। अब जल्दी यहां से भाग चलो वरना वो यहां भी आ जाएंगी। मैंने तुरंत अपना ट्रक स्टार्ट किया और बिना हेडलाइट्स के ही ट्रक वहां से भगा लिया। ट्रक की एक हेडलाइट कभी जलती कभी बुझती, बस उसी के सहारे मैंने अपना ट्रक उस जंगल से निकाला और दूर एक बंद ढाबे के पास ट्रक रोक लिया। उस ढाबे के सामने पहले से 2 ट्रक रुके हुए थे। हम अपने ट्रक से नीचे उतरे और उन दोनों ट्रकों के ड्राइवर और क्लीनर को जगाया। हमारा शोर सुनकर ढाबे के अंदर से भी 2-3 लोग बाहर निकल आए। हमने उन लोगों को सारी बात बताई। उसके बाद हम सभी लाठी डंडे लेकर ट्रक्स में सवार होकर उसी जगह में वापस गए जहां पर वह नरसंहार हो रहा था। वहां पहुंचकर हम सभी ने जो देखा वह देखकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उस ट्रक के अंदर अभी भी वह दोनों औरतें मौजूद थी और वह पवन दादा को खा रही थी। उन दोनों ने उस ट्रक के ड्राइवर पवन दादा के शरीर का लगभग सारा मांस खा डाला था। पूरा ट्रक खून हुआ पड़ा था। उन दोनों औरतों को जरा भी भनक नहीं थी। सभी बाहर खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। वो दोनों इंसानी मांस को खाने में मग्न थे। तभी हमारे साथ आया एक आदमी कांच की एक बोतल में डीजल भर लाया और उस बोतल के मुंह में एक कपड़ा ठोस कर उसमें आग लगा दी और फिर वो बोतल उस ट्रक के अंदर फेंक दी जहां वह दोनों औरतें पवन दादा की बोतल ट्रक के अंदर गावा ही फूट गई और आग की लपटों ने उन दोनों औरतों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही वह जोर जोर से चीखने लगी। वह दोनों ट्रक से नीचे कूद गई और सड़क के किनारे खेतों में दौड़ने लगी। कुछ दूर तक जब तक वह आग में जल रही थी वह हमें भागती दिखाई दी। फिर कुछ देर बाद बारिश की वजह से और खेतों में जमा पाने की वजह से उनके शरीर की आग बुझ गई और उसके बाद वह हमें दिखाई देना बंद हो गई। कुछ देर बाद सुबह हुई और आसपास के गांव वालों ने उस इलाके की अच्छे से छानबीन की मगर वह दोनों औरतें कहीं नहीं मिली। इसका मतलब साफ था कि वह दोनों जिंदा बच गई थी। कुछ दिनों तक आसपास के इलाकों में खौफ का माहौल बना रहा और फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी।
आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं, मगर उस रात के बाद जब भी मैं किसी जंगल वाले रास्ते से गुजरा था तो मेरी आंखें उन दोनों औरतों को हुई ढूंढती कि कहीं किसी मोड़ पर वह होंडा में हो। मगर मैंने कभी अपना ट्रक किसी सुनसान हाईवे में जंगल के बीच सड़क के किनारे नहीं रोका। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने उन दोनों औरतों के लिए अपने ट्रक का दरवाजा नहीं खोला, वरना यह कहानी बताने के लिए मैं शायद जिंदा नहीं बचता। ये अगली कहानी में था। उनका कहना है कि यह कहानी उनके पिताजी ने उन्हें सुनाई थी जब उनके पिता ट्रक चलाया करते थे। यह सन 2001 की बात है। एक बार ड्राइवर बाबू तमिलनाडु से कलकत्ता ट्रक ड्राइव कर रहे थे। रात का वक्त था। ड्राइवर बाबू के साथ उनका खलासी किशन भी था। किशन एक नंबर का आलसी इंसान था। उसे जिस काम को करने के लिए कहो काम को करता तो था, मगर उस वक्त नहीं करता जब उसे करने के लिए कहा जाए। वह आराम से अपनी मर्जी से जब उसका मन होता वह तब उस काम को करता। उस रात जब ड्राइवर बाबू और किशन बीच जंगल में एक सुनसान सड़क में थे, ट्रक चलते चलते अचानक हिचकोले खाने लगा। ड्राइवर बाबू समझ गए कि ट्रक का अगला टायर पंक्चर हो गया है। ट्रक में सामान लोडेड था, इसलिए उन्होंने बड़ी ही सावधानी से ट्रक को तुरंत ही सड़क के किनारे रोक लिया। उस वक्त वह एक सुनसान जंगल के बीच थे जहां आसपास सिवाय घने थपेड़ों के और अंधेरे के कुछ भी नहीं था। ड्राइवर बाबू और किशन ट्रक से नीचे उतरे तो देखा ट्रक के सामने लेफ्ट साइड अफसिन वाला टायर्स पूरी तरह से फ्लैट पाए बनना नेम सो। ड्राइवर बाबू ने किशन से कहा कि जल्दी से ट्रक का स्पेयर टायर निकाल दो, बोल के बदल दे, जल्दी यहां से निकलना है। मगर इस बात को सुनकर किशन के चेहरे से रंग उड़ गए। वह बस चुपचाप खड़ा घबराते हुए ड्राइवर बाबू की तरफ देख रहा था। अबे गूंचू, मेरे मुंह में क्या दो का पहाड़ा लिखा हुआ है, चल मुंह में मिटा स्पेक और हैक और जल्दी से स्टेपनी निकाल। किशन बोला, उस्ताद स्टेपनी पंक्चर है। ड्राइवर बाबू बोले, क्या तूने पिछली बार स्टेपनी का पंक्चर नहीं जुड़वा? या अबे आलसी, मैंने तुझे काम पर क्यों रखा हुआ है? काम करने के लिए ही ना, तो जैसा मैं कहता हूं तू वैसा ही दी। पिछले 1 महीने से हम पंक्चर स्टेपनी लेकर घूम रहे हैं। अब तेरे चक्कर में इस जंगल में जग मारनी पड़ेगी। किशन चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। उस वक्त रात के वालन 2 बज रहे थे। दोनों ने दिन से कुछ खाया भी नहीं था। उनका प्लान था कि उस जगह से 1 किलोमीटर आगे जाकर एक ढाब में खाना खाएंगे, मगर वहां पहुंचने से पहले ही ट्रक का टायर पंक्चर हो गया। अब उन दोनों को बहुत जोरों की भूख लग रही थी। वह दोनों सुनसान जंगल के बीच में थे, इसीलिए वह ट्रक में ही खिचड़ी बनाने लगे। थोड़ी ही देर में खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। दोनों गर्मा गर्म खिचड़ी खाने लगे। तभी ड्राइवर बाबू की नजर ट्रक से कुछ ही दूरी पर सामने सड़क के किनारे एक पेड़ के पास गई। उन्होंने देखा उस पेड़ के पास एक लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र यही कोई 16 साल रही होगी। वो वहां पर खड़ी होकर ट्रक की तरफ ही देख रही थी। ड्राइवर बाबू ने ट्रक की खिड़की से सिर बाहर निकाला और उस लड़की को आवाज दी, अरे लड़की, यहां क्या कर रही हो? अकेली हो क्या? ये बात सुनकर वह लड़की डर कर वहां से भाग गई। किशन बोला, क्या हुआ उस्ताद, किसे आवाज दे रहे हो? ड्राइवर बाबू बोले, अरे वो लड़की, वहां पर एक लड़की खड़ी थी कुछ देर में खाना खाकर। दोनों ने ट्रक की सीट्स को जोड़कर बिस्तर बिछा लिया और फिर चादर तानकर सो गए। पतीले में थोड़ी खिचड़ी अभी भी बची हुई था। उस पतीले में ढक्कन लगाकर रखा हुआ था और पास ही झूठे बर्तन खावो। 9 बजे ड्राइवर बाबू ने बर्तनों के बजने की आवाज सुनी तो उनकी आंख खुली। उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर से चादर हटाई और देखा ट्रक के लेफ्ट साइड वाला दरवाजा खुला हुआ था और एक लड़की दरवाजे के पास बैठकर छप छप करके कुछ खा रही थी। ड्राइवर बाबू समझ गए थे कुछ कि यह वही लड़की है जो अभी कुछ देर पहले सामने सड़क के किनारे खड़ी थी। ड्राइवर बाबू ने सोचा शायद कोई पागल लड़की है और भूखी है, इसलिए उन्होंने उस लड़की को कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेटे रहे। कुछ देर में ही लेटे लेटे ड्राइवर बाबू की फिर से आंख लग गई और फिर सुबह को ही उनकी आंख खुली। उन्होंने अपने चेहरे से चादर हटाई और बाहर देखा। बाहर हल्की रोशनी होने लगी थी। ड्राइवर बाबू को ट्रक के अंदर कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। फिर उन्होंने किशन की तरफ देखा जो अभी भी खर्राटे मारकर सो रहा था। ड्राइवर बाबू ने उसे एक लात मारी, अबे उठ जा मेरे बाप, तूने पूरे ट्रक को सदा रखा है। उठते ही किशन बोला, कहीं कोई चूहा तो नहीं मरा है? ड्राइवर बाबू ने कहा, अरे मुझे लगा तेरे ऊपर से आ रही है बदबू। किशन बोला, नहीं उस्ताद, ये तो मांस के सड़ने की बदबू है। लगता है जंगल में आसपास कोई जानवर मरा सड़ रहा होगा। तभी ड्राइवर बाबू को कल रात की वह घटना याद आई जब वह लड़की ट्रक में घुसकर बर्तनों में खुशबू ढाना ढोमे। बाबू ने तुरंत बर्तनों को चेक किया। पतीला खाली था,
लेकिन उस पतीले में कुछ तो काला सा भूरा सा पदार्थ चिपका हुआ था और वह सड़ने की बास उसी में से आ रही थी। ड्राइवर बाबू ने सारे बर्तन सड़क के किनारे फेंक दिए। तभी उनके पीछे से एक ट्रक आया। दोनों ने उस ट्रक को हाथ देकर रोका और उस ट्रक वाले से उसके ट्रक का स्पेयर टायर मांग लिया। फिर कुछ देर में किसान और ड्राइवर बाबू ने ट्रक का टायर चेंज किया और फिर बानी अनरागे जनाए ताने से उस जंगल से निकल गए। करीब आधा घंटा ट्रक चलने के बाद वह दोनों उस जंगल से बाहर निकलकर एक ढाबे काट पहुंच गए। वहीं पर एक पंक्चर वाला भी था। किशन ने उस पंक्चर वाले को ट्रक का पंक्चर टायर देकर उसका पंक्चर ठीक करने के लिए कहा। फिर ढाबे के बाहर चारपाई में बैठकर दोनों ने भरपेट नाश्ता किया और जब बिल चुकाने ने दोनों ढोरे ने ढाबे चाबिल के मालिक के पास गए, तब ढाबे वाले ने ड्राइवर बाबू से पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर साहब कहा, रात काली करके आए हो? ड्राइवर बाबू ने उससे कहा, अरे पूछो मत यार, कल की रात कैसे बीती मैं ही जानता हूं। साला ट्रक का टायर पंक्चर हो गया, यही पीछे 6 किलोमीटर दूर ये खाड़ी के जंगल में, बस यार कल की रात वहीं बिताई। ये बात सुनकर ढाबे वाला हैरानी से बोला, क्या पूरी रात वहीं बिताई थी? ड्राइवर बाबू ने कहा, हां, क्यों क्या हुआ? ढाबे वाला बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे आपको वहां कोई दिखा या मिला तो नहीं? ड्राइवर बाबू बोले, हां, एक लड़की दिखाई दी थी, शायद आसपास किसी गांव की होगी। रात को मेरे ट्रक से खाना चुरा कर भी खाया उसने। वह ढाबे वाला बोला, आसपास तो कोई गांव नहीं है ड्राइवर साहब, जिसे आपने देखा वह एक अधपगली लड़की थी, उसका आगे पीछे कोई नहीं था। 1 साल गांव में हैजा फैला जिसमें उसके घर वाले सारे मारे गए, बस एक वही जिंदा बची। बेचारी गांव के लोग उसे खाने को देते रहते थे, मगर एक दिन ना जाने वो कहाँ गायब हो गई। लेकिन 3 दिन के बाद उसकी लाश उसी जंगल में सड़क के किनारे मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे, पूरे शरीर में जलने के निशान और नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे सुलगते सिगरेट से जलाया हो। नाखूनों के निशानों से पता चल रहा था कि किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसकी आबरू लूटी हो। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि उसके साथ 3 दिनों तक लगातार बलात्कार किया गया था। उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं मिला। उन जालिमों ने उसे 3 दिनों तक भूखा रहा। बस तभी से उसका भूत जंगल में घूम घूम कर खाने की तलाश करता रहता है। ड्राइवर बाबू हैरानी से सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने पिछली रात एक भूत को साक्षात देखा था अपने ट्रक के अंदर, पर वह उसलाखा था। अपने टिक के इधर तैसा लड़की की दुखद कहानी सुनकर कुछ दुखी भी थे। कुछ देर बाद ड्राइवर बाबू ने ट्रक वापस उसी जंगल के पास रोका जहां पिछली रात वो रुके हुए थे। वो ट्रक से नीचे उतरे और जंगल के थोड़ा अंदर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़े हुए। उनके हाथ में अखबार में लिपटी हुई कुछ रोटियां थी, जिसे उन्होंने उस पेड़ के नीचे रखा और फिर वह वापस ट्रक में बैठकर वहां से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। उसके बाद ड्राइवर भाई अपने साथ कुछ रोटियां लेकर उसी पेड़ के नीचे रखाते थे। दोस्तों, अगली कहानी मुझे हिमांशु जी ने पटना से भेजी है। उनका कहना है कि यह घटना उनके बाबा जी के साथ घटी थी। उनके बाबा जी एक ट्रक ड्राइवर थे जिनका नाम सोहन था। तो आगे की कहानी मैं सोहन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। यह सन 1908 सितंबर की बात है। 10 तारीख थी और दिन था रविवार। मैं मुंबई से ट्रांसपोर्ट का सामान लेकर पटना शहर जा रहा था। उस वक्त सड़क में मुश्किल से ही दूसरी गाड़ियां मिसा, इसलिए पटना में एंटर करने के बाद हम उस सड़क में एकदम अकेले थे। हमसे मेरा मतलब है मैं और मेरा क्लीनर संजीव, जिसे मैं बिल्लो कहकर बुलाता था। रात के 2 बजे हम पटना की आड़ी टेढ़ी अंधेरी सड़कों में मध्यम गति से चले जा रहे थे। अचानक से सड़क में हमें कुछ लोग दिखे। पास जाने पर देखा कि वह डकैत थे। उनके हाथों में राइफल थी। उनके चेहरे गमछे से अच्छे से ढके हुए थे। हम उनकी गोलियों से तेज नहीं भाग सकते थे, इसलिए मजबूरन हमें अपना ट्रक रोकना पड़ा। उन डकैतों ने हमें हमारे गिरेबान से पकड़कर हमें ट्रक से बाहर खींचा और फिर बिना किसी बात के मेरे और बिलो के 2 चपेड़ा और संजीत को बहुत कूटा। उसके बाद उन्होंने हमारी कनपटी में बंदूक सटाकर हमें घुटनों में बिठाया और फिर 2 डकैत हमारे ट्रक के पीछे गुस्से और ट्रक में भरे सामान को टटोलने लगे। एक ने बाहर मुंह निकल के कहा, सरदार, इसमें तो सिर्फ किताबें भरी पड़ी हैं। उनका सरदार बोला, अरे कोई ना किताबें हमारे काम की ना है, पर ट्रक तो हमारे काम आ जाएगा। इन दोनों को जंगल में ले जा गोली मार दो। बस फिर क्या था, वे लोग हमें घसीटते हुए जंगल में लेकर गए और हम दोनों को घुटनों में दहका और हम उन दोनों को घुटनों में बिठाकर वह हमारे पीछे आ गए। मैं तो बस इंतजार करने लगा कि बस अभी एक गोली मेरे सिर के आर पार जाएगी और मेरा खेल खत्म। मगर वहां गोली की आवाज के बजाय एक दहाड़ गूंजी। इतनी भयानक दहाड़ कि हमें अपने घुटनों के नीचे जमीन में कंपन महसूस हुई
और फिर देखते ही देखते हमारे पीछे से उन आदमियों ने चिकम चिल्ली चालू कर दी। हम दोनों ने पलटकर पीछे देखा। अंधेरे में हमें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर सोसा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उड़ते हुए उस हलचल हुए महसूस हुए। दर्द से भरी उन आदमियों की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। कुछ गोलियां चलने की भी आवाजें आई, जिनमें से एक गोली तो बिल्कुल मेरी नाक के नीचे से गुजरी। मैं ये तो समझ गया था कि ये हमारे बच निकलने का अच्छा मौका है। हम दोनों तुरंत वहां से भागे और अपने ट्रक में जाकर बैठे। मैंने टो साल को गए और पूरी तेजी के साथ ट्रक को वहां से भगा लिया। मैंने और संजीत ने बैक मिरर में पीछे देखा। हमारे ट्रक के पीछे कोई भरी भरकम चीज भागते हुए आ रही थी। उसका शरीर किसी जानवर से मिलता जुलता था, मगर वह जानवर नहीं था। वो इंसान ही था, या कहो कि कोई दानव था। पर वह जो भी था उस वक्त मौत बन के हमारा पीछा कर रहा था। सड़क काफी घुमावदार थी, जिस वजह से मैं ट्रक ज्यादा तेज नहीं चला पा रहा था, पर कुछ भी करके मुझे उस शैतान से पीछा छुड़ाना था। कुछ देर तक हमारा पीछा करते रहने के बाद ना जाने वह अंधेरे में कहां गायब हो गया। अब तक तो वह हमें दिख रहा था तो डर था, वह दिखाई नहीं दे रहा था तो ना जाने वह कब कहां से हम पर हमला कर दे, पता नहीं। मैं पूरी सावधानी और रफ्तार के साथ ट्रक दौड़ा रहा। उसके बाद एक गांव के पास पहुंचकर ही मैंने अपने ट्रक को रोका और ट्रक से नीचे उतरकर भागते हुए अपने एक जानने वाले पर ही मिठा सकते फिर बोला, ब्रह्म राक्षस होना हो वही था। कुछ दिनों से जंगल वाले सड़क में डकैतों ने आने जाने वालों का जीना हराम कर रिहा ने, और उस जंगल वाले रास्ते से कुछ लोग गायब भी हुए थे। जब गांव के कुछ लोग उन्हें ढूंढने गए तब किसी एक ने उस जीव को देखा था। वो हो ना हो ब्रह्म राक्षस ही था। तब हमने मान लिया कि हमने ब्रह्म राक्षस ही देखा था। उस रात के बाद हम कभी रात में उस रास्ते से नहीं गए। दिन के वक्त वहां कभी ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, पर सच कहूं तो जब भी मैं सड़क के उस इलाके से गुजरा मेरी रूह कांपती रही। आज भी उस रात को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि किस किसने कल वाली वीडियो में कमेंट किए हैं। पहला नाम है सोनू भीखविंडई, विश्वजीत कुमार जी दरभंगा से। तीसरा नाम है रानी जी बाणपुर से। ये थे कल के वीडियो में कमेंट करने वाले दोस्तों का नाम। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी नाम इस कहानी में बोले तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतनी ही, फिर मिलेंगे एक और नई एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद मित्रों।